हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द पोस्ट टुडे। तो आज के पोस्ट में हम क्या बात करने वाले हैं? सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई रिस्क इंडस्ट्री वेयर द पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट्स या पोटेंशियल फॉर accidents and incident is significantly higher, focusing on both leading and lagging safety metrics and KPI is crucial. किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हाई रिस्क एक्टिविटी या जिस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे हाई रिस्क पोटेंशियल ज़्यादा हैं, जहाँ पे इंसिडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हाई रिस्क एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ पे हम लोग फोकस क्या करते हैं? हम लोग फोकस करते हैं लीडिंग और लैगिंग सेफ्टी मैट्रिक्स और KPI के ऊपर। सो ये मैट्रिक्स जो है ये आपको बताता क्या है? ये बेसिकली आपको इनसाइट्स देता है फॉर करंट सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड हेल्प प्रेडिक्ट फ्यूचर सेफ्टी परफॉर्मेंस। दैट इज़ कैसे अभी का ट्रेंड क्या है और फ्यूचर का ट्रेंड क्या होगा, किस तरह से ये काम करता है, उसके ऊपर फोकस करते हुए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आज। So let's start by reviewing some of the essential metrics and KPIs for high risk industry. चलिए शुरू करते हैं एक हाई रिस्क एक्टिविटी या उसके लीडिंग इंडिकेटर्स। तो हाई रिस्क एक्टिविटी बेसिकली जब हम KPI के बारे में बात कर रहे हैं या हाई रिस्क इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लीडिंग इंडिकेटर्स हैं क्या। Leading indicators basically are proactive and preventive measures that provide early warning signs of potential safety issues before they result in injury or damage. किसी भी चीज़ के होने से पहले, कोई इंसिडेंट होने से पहले उसके पोटेंशियल सेफ्टी इश्यूज को जान लेना, उसे माप लेना या उसे मेजर कर लेना या उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर। तो लीडिंग इंडिकेटर्स बेसिकली आपको इंसाइट्स देते हैं या बेसिकली आपको ये बताते हैं कि भैया आपके यहाँ पे तकलीफ हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। सो स्टार्टिंग विद, अब वो इवैल्यूएशन आप कैसे करेंगे? तो ये लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है नियर मिस रिपोर्टिंग। नियर मिस रिपोर्टिंग बेसिकली क्या है? दे आर इंसिडेंट्स दैट कुड हैव कॉज्ड हार्म बट डिड नॉट। ट्रैकिंग दीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पोटेंशियल रिस्क। अगर आपके पास में नियर मिस की रिपोर्टिंग ही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये सोच लेते हैं चलिए कुछ हुआ तो नहीं ना। लेकिन ये जो कुछ नहीं हुआ, अगर हमारे पास में बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि भाई आज भी चलो बच गया आदमी, कल भी बच गया, तो इसीलिए नियर मिस इंसिडेंट रिपोर्टिंग आवश्यक है, सो दैट आप ये प्रिडिक्ट कर सके कि चलिए भाई ये बार बार चीज़ें हो रही हैं, बार बार यहाँ पे नियर मिस हो रहा है, तो इसको एड्रेस करिए। करेक्ट, इसीलिए नियर मिस ज़रूरी है। अब नियर मिस का रिकॉर्डिंग होना या रिकॉर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जानकारी देना ही नहीं चाहते। तो आपका काम क्या है? जब आप एक सेफ्टी राउंड लेते हैं तब आप इस तरह के नियर मिसेस को रिकॉर्ड करें, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कंडीशंस, दैट इज़ अनसेफ कंडीशंस दैट एग्जिस्ट इन द प्रीमाइसेस, ऑल्सो अनसेफ एक्ट्स दैट पीपल आर परफॉर्मिंग। तो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस को अगर आपने सिर्फ रिकॉर्ड करना शुरू किया तो भी वो आपको ये जानकारी दे देगा दैट व्हाट आर द इंसिडेंट्स दैट कुड हैव कॉज्ड हार्म बट डिड नॉट। सो दैट इज व्हाट नियर मिस रिपोर्टिंग, हाउ नियर मिस रिपोर्टिंग acts as a leading indicator. The second aspect that comes to is safety training completion rate. तो सेफ्टी ट्रेनिंग, what is safety training completion rate? Safety training completion rate basically is a measure the percentage of employee who have completed required safety training programs. So when we say that they have completed required training programs means कोई भी आदमी जो भी किसी भी हाई रिस्क एक्टिविटी में काम कर रहा है उसको उस काम की जानकारी देना, उसे जानकारी से अवगत करवाना, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देना और ये इंश्योर करना, ये इवैल्यूएट करना कि उसने वो ट्रेनिंग ली है, सिर्फ लेने के लिए नहीं, लेकिन उसने उन चीज़ों को समझा है, तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल उसमें आना चाहिए कि यस ही हैज़ टेकन द ट्रेनिंग एंड नाउ ही इज़ वर्किंग सेफली। सो ये भी आपके नियर मिस रिपोर्टिंग में और उसमें आपको इंडिकेशन में दे देगा। सिमिलरली जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आप उसे इवैल्यूएट करिए सो दैट
अगर इवैल्यूएशन नहीं होगा, अगर आपको ये फियर नहीं होगा दैट यू हैव टू गिव एन एग्जाम, सो यू विल नॉट प्रिपेयर इट टू द फुलेस्ट. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वॉट एवर ट्रेनिंग यू आर परफॉर्मिंग हैज़ एन इवैल्यूएशन पैटर्न टू इट, जिसके अंदर ताकि आपको ये पता चले दैट द पर्सन इज बीन ट्रेन्ड and he has sincerely done the training. The third aspect that we are going to talk about is the safety audit and inspection. Basically हम लोग कभी भी कोई ऐसा काम या डॉक्यूमेंटेशन तब तक नहीं करते हैं जब तक उसके ऊपर ऑडिट या इंस्पेक्शन की तलवार ना लटक रही हो. So hence safety audit and inspection are required. So regular audits and inspection keeps us on toes for the equipments and processes and can identify risk before they cause accidents. So all these documentational practices are important. Now it is not necessary that you do it from outside always. Yes, you have to do it. Suppose you are doing it for 5 times, you have done it in-house, so one time you have to get it done from outside. So this is how you evaluate कि okay, internally तो हम लोग कर ही रहे थे, externally एक बार करा के देखते हैं. So what outcomes या what gaps comes, तो उसको आप clearly identify कर सकते हो. This also forms a leading indicator. The fourth aspect is employee participation in safety programs. So high level of participation indicate a strong safety culture. So whenever you are performing audit procedures या trainings या near miss reporting, ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो employee participation कितना है? If same number of people are coming up or more number of people are turning up, so that gives you an insight as a leading indicator what is your safety performance. So इसीलिए high level of participation is required. So unless there is a high level of participation, it indicates that you don't have a strong. If the participation is not there, so the level of participation is not high. So that clearly indicates okay, there is a scope of improvement. Make sure that everybody participates. The fifth point is corrective actions. So corrective action closure rate. What are corrective action closure rates? So basically speed at which identified safety issues are resolved. So when you have high rate of participation, you will have lot of insights, lot of inputs coming in from different type of people and from different areas. So all these corrective actions that are being predicted, okay, we will be performing this. Now these tasks should be doable. You cannot say that okay, the entire thing is to be automated. No, that is not possible. What is doable? Take one step at a time. So corrective action closure rate should focus on कि भी आप क्या corrective action ले सकते हैं या क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं. Last but not the least, risk assessment. Comprehensive evaluation of potential hazards associated with process, operation and equipment. So basically risk assessment आपको किन चीज़ों का परफॉर्म करना है? आपको परफॉर्म करना है प्रोसेसेस का, ऑपरेशंस का और इक्विपमेंट का. जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा दैट ओके, वी वॉट एवर प्रोसेस वी आर doing, whatever operations we are doing and whatever equipment we are operating, whether there are risk involved. So is that activity. So every equipment, every activity is to be addressed. So risk assessment should not be always generic. ये ऐसा नहीं है कि भी हम लोगों ने पूरी साइट के लिए कर लिया, नहीं. Whether we have done risk assessment for one particular activity, focusing on one particular equipment, one particular operation, one particular process, this gives you an insight and there you can utilize a cross functional team. Okay, for him एक एरिया के लोगों के लिए हो सकता है वो एक्टिविटी सेफ हो, लेकिन दूसरों के लिए नहीं. सो इसीलिए थर्ड पर्सन व्यू रिस्क असेसमेंट इंटरनली होने चाहिए. और ये रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट्स जो हैं ज़्यादा बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी नहीं होती. इसके अंदर कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड्स और ये सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. हाँ, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है दैट डू यू फील दैट द पर्सन इज़ डूइंग इट राइट. तो यहाँ पे आपको ये पता चलना चाहिए इन रिस्क असेसमेंट में स्पेसिफिकली कि क्या आप स्केल बना सकते हैं. इंटरनल स्केल्स बनाइए. देयर इज़ नथिंग लाइक गूगल स्केल्स. नो, डोंट यूज़ स्टैंडर्ड स्केल या मैट्रिसेस. डेवलप योर ओन स्केल. हर आदमी का इंडिविजुअल परसेप्शन होता है. 5 आदमी से पूछिए कि भी आप इसको 1 से 5 तक की रेटिंग कितना देते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड, कस्टमाइज योर स्केल एंड आइडेंटिफाई व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ रिस्क दैट आर इन्वॉल्व. सो इस तरह का रिस्क असेसमेंट आपको और बेहतर ढंग से मददरूप रहेगा. सो दीज आर लीडिंग इंडिकेटर्स. Now that we have reviewed the
लीडिंग इंडिकेटर्स, लेट्स टॉक अबाउट द लैगिंग इंडिकेटर्स. अब लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लेट्स रिव्यू सम ऑफ द एसेंशियल सेफ्टी मैट्रिक्स एंड केपीआई फॉर हाई रिस्क इंडस्ट्री. So when we say lagging indicators, so what are lagging indicators? Basically, lagging indicators are historical data points. ये data points हैं जो कि measure करते हैं किसी भी occurrence या measures the occurrence and severity of accidents, incidents, the effectiveness of safety measures. हमारे पास में जितने भी safety measures हैं उसकी effectiveness कितनी थी? भैया आपने लीडिंग इंडिकेटर्स एस्टैब्लिश कर लिए कि भाई उसकी इफेक्टिवनेस कितनी थी, क्या इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या वो इंसिडेंट्स में कुछ कमी आई है, किस तरह से आप बता पाएंगे. तो उसके लिए जब आप ये मेजर्स को इवैल्यूएट करते कि भाई हमने जो सेट मेजर्स लगाए थे और उन मेजर्स का अभी कुछ बढ़ोतरी घटोतरी हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं आपके लैगिंग इंडिकेटर्स. सो लैगिंग इंडिकेटर्स बेसिकली हैं क्या? तो सबसे पहले शुरू होता है लैगिंग इंडिकेटर्स के अंदर टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट, दैट इज TRIR, टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट. होता क्या है ये? दैट इज नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड इलनेस पर 100 फुल टाइम एम्प्लॉयज पर ईयर. Now it is not necessary that it is, I have just written it as an example that it is 100 full-time employees per year. आप क्या कर सकते हैं? आप एक एरिया के लिए ले सकते हैं, आप पूरी कंपनी के लिए ले सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ पीपल का 10% ले लीजिए. सो लेट अस कंसीडर कि भी आउट ऑफ से 100 एम्प्लॉई हमारे 10% एम्प्लॉई का टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट क्या है. सो हाउ डू वी कैलकुलेट टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट? टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा. एब्सेंटिज्म कितना है, लोगों का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय का कितना टर्न अराउंड है, और उनका इंजरी और इलनेस रेट कितना है कि भाई इंजरी कब हुई, फर्स्ट एड इंजरी. अब इंजरी के अंदर यहाँ पे आती है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज़ रिकॉर्डेबल इंसिडेंट, नॉन रिकॉर्डेबल इंसिडेंट. सो बेसिकली अगर किसी आदमी को एक फर्स्ट एड इंजरी भी हुई है तो वो भी रिकॉर्डेबल है, क्योंकि इंजरी तो हुई है ना. अगर इंजरी हुई है दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉस्ट टाइम. उस आदमी ने 5 मिनट के लिए ही सही लेकिन काम तो नहीं किया. सिमिलरली उसके साथ में जो लोग थे, अगर उसने 5 मिनट काम नहीं किया है तो दूसरे लोगों ने भी 5 मिनट काम नहीं किया है. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी एक आदमी को इंजरी हुई है, हाँ ठीक है उसको चोट लगी ना, वो अपने आप देख लेगा, ऐसा नहीं होता है. सो देयर यू हैव टू एंश्योर दैट देयर इज़ अ लॉस्ट टाइम इन्वॉल्व देयर. तो उसे रिकॉर्ड करना या एक्टिवली उसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट कैलकुलेट करना आवश्यक है. वी कैन हैव द कैलकुलेशन डन. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द कैलकुलेशंस. यू कैन रिलाई ऑन वन. सो यू कैन कैलकुलेट टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट. अब नेचुरली इंसिडेंट रेट के बारे में जब आप बात करोगे तो ये लैगिंग ही है, हम नहीं चाहते ये हो, करेक्ट. इसके बाद में आता है लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, LTIFR या लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट. नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम इंजरी अकरिंग इन दी वर्क प्लेस पर मिलियन वर्किंग आवर्स. नाउ ये जो पर मिलियन वर्किंग आवर्स है ये आता है ओशा से. बेसिकली पर मिलियन वर्किंग आवर का कैलकुलेशन रेफरेंस जो है वो इस तरह से है कि एक आदमी 8 घंटे पर डे के हिसाब से काम करता है, 5 डेज़ अ वीक काम करता है, तो 40 आवर्स अ वीक होता है. तो टोटल अगर 40 आवर्स अ वीक है तो आपका 365 दिन के हिसाब से उसका टोटल कितना आता है. सो दैट कम्स टू अराउंड 1 मिलियन वर्किंग आवर्स. तो इसीलिए ये एक आदमी का है. अब लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट भी आप अलग अलग ढंग से कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है. बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को जानें. टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना है, एक एरिया के अंदर बार बार कितने रहते हैं, सिमिलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से आप लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट निकालिए. एंड देन दिस इज़ अगेन एक लैगिंग इंडिकेटर है कि भी हुई है, जो चीज़ हो रही है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम. इसके बाद में आता है सीवियरिटी रेट. बेसिकली सीवियरिटी रेट क्या है? सीवियरिटी रेट है measures that seriousness of the injury that occurred, often by tracking number of lost days due to injury. अब यहाँ पे सीवियरिटी रेट का मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ जो मैंने यहाँ लिखा है वो रेफरेंस लिया है सिर्फ और सिर्फ आदमी के एब्सेंटिज्म का.
या उसके उसे चोट लगने की संभावनाओं का, या उसे चोट कितनी लगी है उसके ऊपर का। लेकिन आप सीवियरिटी रेट 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट का लॉस कितना हुआ, हमारे इक्विपमेंट में डैमेज कितना हुआ है, या मेंटेनेंस वेयर एंड टेयर कितने हुए, साथ साथ में आदमी को हानि कितनी पहुंची। सो ये तीनों एस्पेक्ट्स को लेके आप सीवियरिटी रेट निकाल सकते हैं और उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा कारगर होगा, जो कि आपको ज़्यादा इंसाइट्स दे पाएगा। इसके बाद में आता है फेटालिटी रेट। सो फेटालिटी रेट बेसिकली कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ फेटालिटीज़ पर मिलियन फुल टाइम इक्विवेलेंट वर्कर्स। बेसिकली फेटालिटी रेट भी, जैसे हम लोग सीवियरिटी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं या इंजरी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब हम लोग नियर मिस का पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं या हम लोग इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का कोई रिकॉर्ड निकालते हैं, तो आपको पता चलता है कि भी फेटालिटी रेट कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे फेटालिटी रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फेटालिटी रेट भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेजर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भी फेटालिटी हो, नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं, जैसे हम लोग हेनरिच थ्योरी के बारे में बात करते हैं या हायरार्की के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे आप ये कैलकुलेट करते हैं कि भी एक ही तरह की एक्टिविटी के अंदर बार बार इंसिडेंट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो आपको ये लगाना है कि ये एक्टिविटी सबसे पहले कितनी बार होती है। अगर ये एक्टिविटी ज़्यादा बार हो रही है, एक साल में कितनी बार हुई है, और उतनी बार होने में क्या किसी को इंजरी कितने समय में हो रही है। सपोज एक एक्टिविटी 10 बार हो रही है जिसके अंदर 5 बार आदमी को चोट लगी है, तो आप क्या बोलेंगे? 50% चांसेस आपके इनके हो गए क्या, कि भी 50% केसेस में इंजरी हुई है, करेक्ट। तो अगर ये 50% से ऊपर जाती है, तो अगेन अपना खुद का स्केल बनाइए और डिफाइन करिए कि भाई ये तो हमारा फेटालिटी रेट के हिसाब से जा रहा है। 70% बार ये जो एक्टिविटी हुई है, या 80% बार ये एक्टिविटी हुई है और जिसके अंदर इंजरी हुई है, तो ये फेटालिटी रेट में चला गया। तो इस तरह से आप फेटालिटी रेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, फेटालिटी रेट आप एक शब्द की तरह से ले सकते हैं कि यार ये हमारा वार्निंग साइन है, इसीलिए इन्हें लैगिंग इंडिकेटर्स में डाला जाता है कि भाई यस फेटालिटी रेट है। आप ये कैलकुलेट करिए तो उसकी सीरियसनेस बढ़ेगी। जब सीरियसनेस बढ़ेगी तो नेचुरली लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे, करेक्ट। इसके बाद में आता है 5वां पॉइंट लैगिंग इंडिकेटर में, दैट इज़ वर्कर कंपनसेशन कॉस्ट। तो ये वर्कर कंपनसेशन कॉस्ट तो बड़ी आसान है भाई, फाइनेंशियल कॉस्ट है एसोसिएटेड विद वर्कर इंजरी एंड इलनेसेस। आपने एक वर्कर कितने समय छुट्टी पे रहा, उसके पीछे हमने खर्चा किया। हालांकि आजकल नई कंपनीज़ के अंदर वर्कर छुट्टी पे जाते हैं तो लोग पीपल आर मोर हैप्पी, चलो आज के दिन की उसकी पगार कटी, हमारा पैसा बचा। लेकिन बेसिकली दैट इज़ अ लैगिंग इंडिकेटर। एक आदमी की आपने जितनी बार सैलरी काटी है या जितनी बार वो छुट्टी पे रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन। तो ये HR के सिंक में आप आदमी से निकाल सकते हैं कि भाई ये आदमी बार बार छुट्टी पे क्यों रह रहा है, इस एरिया के लोग बार बार छुट्टी पे क्यों रह रहे हैं, और हमें उन्हें सैलरीज तो देनी ही पड़ रही है। सो बेसिकली मैन आवर लॉस्ट या आदमी का नॉन प्रेजेंस भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसके बाद में 6th पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल इलनेस रेट, नंबर ऑफ रिपोर्टेड वर्क रिलेटेड हेल्थ कंडीशन पर 100 फुल टाइम एम्प्लॉय। ये जो 100 फुल टाइम एम्प्लॉय है, ये बेसिकली जस्ट एन एग्जाम्पल लिखा है आपको, क्या आपके समझने के लिए। सो ऑक्यूपेशनल इलनेस रेट, लोग बीमार कितने पड़ते हैं। अब सिर्फ बीमार पड़ने की बात नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई आपके फर्स्ट एड के अंदर, जैसे कई बार हम लोगों ने देखा है, लोग दवाइयाँ लेते हैं, आज सर दर्द कर रहा है, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। तो आपको वीकली इस तरह का एक मेजर लेना चाहिए, एक एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि भाई आप लोग अभी और को दवाई ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। देर आर मेनी फ्यू इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि भाई लोगों से पूछा जाता है कि भाई आप लोग किस तरह की मेडिकेशंस में हैं। बेसिकली हर इंडस्ट्री के अंदर आदमी किस तरह की मेडिकेशंस के हैं ऊपर है, या कौन सी मेडिसिन ले रहा है, उसकी जानकारी ओपनली आपको इंडस्ट्री में बतानी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई अगर आपको कोई गलती से भी इमरजेंसी के अंदर कोई दवाई देनी है, कौन सी दवाई से आप एलर्जिक हैं, कौन सी दवाई से आप एलर्जिक नहीं हैं। ये इस तरह का हेल्थ रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और ये इवन ऑक्यूपेशनल सेंटर्स के ऊपर, OHS सेंटर्स हम लोगों ने इंडस्ट्री में देखे हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कहीं नहीं देखा कि भाई आदमी की एक एम्प्लॉय की हिस्ट्री हो कि भाई ये आदमी को इन चीज़ों से एलर्जी है, या ऑन अ रेगुलर बेसिस ये आदमी ये दवाई खाता है। ये सब दवाइयों का रिकॉर्ड बनाना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि दिस गिव्स यू एन इनसाइट दैट ये ऑक्यूपेशनल रिलेटेड इलनेस है या उनको पर्सनली कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सो दैट यू कैन एड्रेस टू इट, राइट। अगर आप
आपको कोई भी जानकारी मिलती है या किसी भी तरह का डेटा आपके पास में मिल आता है, तभी तो आप उसके ऊपर कुछ एक्शन ले पाएंगे. सो दीज आर बेसिकली सिंपल एग्जाम्पल बेस्ड 6 पॉइंटर्स ये हम लोगों ने यहाँ लिखे हैं. सो दीज आर ऑल लैगिंग इंडिकेटर्स. तो हम लोगों ने लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स तो देख लिए. अब ये बेसिकली क्रॉस फंक्शनल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. सो बेसिकली क्रॉस फंक्शनल मैट्रिक्स जो है, दीज मैट्रिक्स प्रोवाइड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन सेफ्टी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. जब हम क्रॉस फंक्शन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये मैट्रिक्स आपको ये बताता है कि भी आपका पर्सपेक्टिव क्या है सेफ्टी में, इसका इम्पैक्ट क्या होगा. तो इसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या रिलेट करते हैं सबसे पहले सेफ्टी कल्चर असेसमेंट से. सेफ्टी कल्चर असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली सर्वेज हैं, असेसमेंट है जो कि गेज करता है सेफ्टी कल्चर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के अंदर किस तरह का है. व्हाट आर दी सर्वे एंड असेसमेंट्स टू गेज द सेफ्टी कल्चर एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन रिगार्डिंग सेफ्टी. एक आदमी को एक एक्टिविटी के अंदर, देखिए परसेप्शंस होते रहने चाहिए, परसेप्शन सर्वेज होते रहने चाहिए. ये हालांकि क्रॉस फंक्शन मैट्रिक्स है, ये लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स का दोनों का हिस्सा बन सकता है. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी बताएगा और साथ साथ में वहाँ पे आप नंबर्स भी डाल सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पे आपको क्या लगता है कि भाई कितने % चांसेस हैं इंसिडेंट होने के. तो वहाँ से आपको इंजरी रेट और ये सब चीज़ों का भी रेफरेंस मिलता है. तो ये क्रॉस फंक्शन मैट्रिक्स का हिस्सा है. तो आप सबसे पहले कर सकते हैं सेफ्टी कल्चर के असेसमेंट, जिसे हम लोग परसेप्शन बेस्ड सर्वेस कहते हैं. अलग अलग एक्टिविटी के अंदर ये फ्रीक्वेंटली करते रहिए, अलग अलग क्वेश्चंस देते रहिए, सो दैट आपको पता चलता रहे. देखिए अगर एक एज प्रोफेशनल अगर आपको इनसाइट्स निकालनी है कि भाई यार ये चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही, तो उसके लिए परसेप्शन डाल दीजिए. हर एक्टिविटी के लिए अगर आप परसेप्शन डालेंगे सो इट गिव्स यू मोर एंड बेटर इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स. इसके बाद में आता है एमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम. हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, तो टाइम टेकन टू रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी सिचुएशंस इंडिकेटिंग रेडीनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एमरजेंसी प्लान. एमरजेंसी हमारे पास में प्लान है. अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे या फोर्थनाइटली बेसिस पे आप एमरजेंसी रिस्पॉन्स के टाइमिंग चेक करिए. तो मॉक ड्रिल के दौरान आप ये चेक करिए, आपका काम ये नहीं है कि मॉक ड्रिल करवाना, नहीं, आप एक एमरजेंसी सिचुएशन करिए, जनरेट करिए, एक मॉक करिए कि भाई इस बंदे को चोट लगी है, अब इस बंदे को बाहर लेके जाना है, कितना समय लगेगा. तो आपको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ से वहाँ तक जाने में हमें कितना समय लगने वाला है. तो हमारे एमरजेंसी प्लान के अंदर हमारे पास में इंसाइट्स होनी चाहिए, हर आदमी का एक्शन प्लान क्या होगा. अब आप इसे दो तरह से कर सकते हैं, आप इसे प्लान करके भी कर सकते हैं और अनप्लान भी कर सकते हैं, करेक्ट. तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन बना रहता है, दूसरा लोगों को सरप्राइज मिलते रहते हैं. तो कई बार ऑल दीज थिंग्स दे गिव यू एन इनसाइट कि भी हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है. तो मॉक्स उस तरह के होने चाहिए. मॉक्स ज़रूरी नहीं है सिर्फ फायर का हो, स्पिलेज का हो सकता है, आदमी को चोट लगने का हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बन सकता है मॉक. तो यहाँ पे आपने आपके एमरजेंसी प्लान के अंदर भी कई बार ये पता चलता है अरे यार ये चीज़ छूट गई, सो लेट अस इंक्लूड दिस इन सेफ्टी एमरजेंसी प्लान. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रॉस फंक्शनल के अंदर आता है एनवायरमेंटल इंसिडेंट्स, दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड एनवायरमेंट इंक्लूडिंग स्पिल्स, एमिशंस एंड इंडिकेटेड सेफ्टी परफॉर्मेंसेस. एनवायरमेंटल आस्पेक्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनवायरमेंटल इंसिडेंट्स ज़्यादातर लोग ओवरलुक कर देते हैं. So what you do is that you record the environmental incidents as well. Recording environmental incidents are very simple. Emission rates क्या हैं, pollution count बढ़ रहा है, घट रहा है, आज के दिन का पॉल्यूशन काउंट कितना है. सो इसे आप टैली जब करेंगे, रिकॉर्ड होता ही है, आपको सिर्फ उसे एनालाइज करना है. सो दैट गिव्स यू एन इनसाइट टू एनवायरमेंटल इंसिडेंट्स. एनवायरमेंटल इंसिडेंट्स ऑल्सो कैन बी इंक्रीज इन दी ओवरऑल पॉल्यूशन काउंट, इंक्रीज इन दी सिंगल पॉल्यूटेंट काउंट, तो दैट कैन बी derived. So these are basically the insights to leading lagging indicators and specifically for high risk industries. So custom metrics, basically HCRM solutions have developed custom metrics tailored to specific operational needs or industrial requirements. Now these custom metrics can focus on unique aspects of process safety, fire safety, environmental protection, and critical and crucial industrial safety practices. Thank you everyone. I hope you have liked the video. Make sure that you subscribe to our channel and be connected. Thank you very much.